हेलो स्टूडेंट्स, हमारा थर्मोडायनामिक टॉपिक शुरू है और उसमें हमने इससे पहले लेक्चर तक सारी प्रोसेसेस देख ली है। कुछ थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेसेस थी, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस थी, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एज वेल एज एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये सारी प्रोसेस में हमने वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए कुछ एक्सप्रेशन भी देखे थे, कुछ एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है तो वो नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है, बट उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में है। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा टफ दिखाई नहीं दे रहे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है एंड दे आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें ताकि थोड़ा सा जो कंसेप्ट हमने देखे वो अप्लाई करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बेसिकली आपका एक एमसीक्यू है, पेज नंबर 107 पे पहला एमसीक्यू है। और ये एमसीक्यू ये कहता है अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर इज़ हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे लिखा है, कॉजिंग अ लीड ऑफ कंटेनर टू राइज 2 मीटर विथ 3 न्यूटन ऑफ फोर्स। व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क डन। तो यहाँ पे जो वर्क नज़र आ रहा है, सो वर्क इज़ बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स है आपका 3 एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 2, तो जो वर्क आपका आ रहा है वो 6 जूल आ रहा है। और इस सिस्टम को जो हीट एनर्जी दी है वो यहाँ पे बताया गया है कि द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज़ 10 जूल। सो वी कैन हैव Q इज इक्वल टू 10 जूल। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और वो ये कहता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। थोड़ी सी साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये डिस्कशन पहले भी हुआ था कि हीट दी गई है सिस्टम को, तो ये जो Q है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये W वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि द लीड ऑफ कंटेनर टू राइज, यानी जो कंटेनर का जो लीड है वो ऊपर गया, इट इज़ इक्विवेलेंट टू पिस्टन जो है वो ऊपर शिफ्ट हुई है, दैट इज़ पुश्ड बाय द गैस। सो वर्क डन बाय द गैस है और वर्क डन बाय द गैस है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे और इसीलिए ये W भी पॉजिटिव है। और अभी हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। So delta U is equal to Q minus W. Q is 10 joule minus W is 6 joule. So आपको जो आंसर मिल रहा है यहाँ पे वो है 4 जूल। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो मुझे मिल रहा है ऑप्शन बी, क्योंकि देयर विल बी सम गेन इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज़ +4 एंड ऑप्शन इज़ बी। वहाँ पे -4 भी ऑप्शन है, बट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम नहीं हो रही है बिकॉज वी आर सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, तो इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और वर्क इज़ लेस दैन Q हीट सप्लाइड, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड हेंस द ऑप्शन इज़ 4 जूल +4 जूल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है जो कि दिया है पेज नंबर 108 पे। 108 पे ये जो क्वेश्चन है इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। मैंने ये नंबर 4 वो वहीं से लिखा है। अब वो फर्स्ट MCQ है वो और ये है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट थोड़ी मैंने शॉर्ट करके लिखी है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट मैं ये बुक में से देख के आपको पढ़ रहा हूँ। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atmosphere, causing the change in volume of 5 liters. मैंने डायरेक्टली यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंज इन वॉल्यूम लिखा है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हम देख लेते हैं। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere from a volume of 5 liters to 10 liters. In doing so, it absorbs 400 joule of thermal energy from the surrounding. ठीक है, सो Q दिया है। डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर से यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा गया है, यानी इसी तरह का ये क्वेश्चन है।
सो अभी वो देख लेते हैं। अब जो कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है यानी वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। वर्क इज इक्वल टू पी इंटू वी एफ माइनस वी आई। सो पी है आपका 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका 1.013 इंटू 10⁵, और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 10⁻5 इंटू 10⁻3, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो लीटर में दिया है तो मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻³ तो अभी हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। इट इज़ 1.013 इंटू ये 5 इंटू 10⁻²। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करता हूँ, ये आ जाएगा 6 और ये 0 और ये 5.065 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा 506.5 जूल। इतना वर्क हुआ है। अब जो हीट एनर्जी हमने बाहर से सप्लाई की है वो हीट एनर्जी कितनी है? इट एब्सॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। सो Q इज इक्वल टू 400। Q इज इक्वल टू 400, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सो दैट्स वाई Q जो है वो है 400 विच इज इक्वल टू W 506.5 प्लस डेल्टा U। दैट्स वाई डेल्टा U इज इक्वल टू 400 माइनस 506.5। सो ये जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ अराउंड 106.5 जूल, और ये निगेटिव रहेगा। निगेटिव क्यों रहेगा? निगेटिव इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो हीट एब्सॉर्ब की है उससे ज़्यादा तो उसने वर्क किया है। जितनी हीट उसने एब्सॉर्ब की है उस सिस्टम ने, उससे ज़्यादा तो वर्क किया है, एंड दैट्स वाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी निगेटिव। तो अब आंसर जो उन्होंने दिया है उन्होंने मैग्नीट्यूड दी है, और बहुत सारी कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे है। अभी एक और मिस्टेक है, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन भी हमें करना है, उसमें भी मैं बताऊँगा कि कुछ गड़बड़ यहाँ पे उन लोगों ने की है। सो एनीवे, ये दो न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस हमें पता होना चाहिए कि वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड देयर इज़ ओनली वन इक्वेशन दैट इज़ Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। इसी इक्वेशन के आधार पे हमें ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये 4th के बाद वाला जो एक क्वेश्चन है वहाँ पे पेज नंबर 108 पे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन नंबर 5। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है आपके एक्सरसाइज में, और वो इस तरह से, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम यहाँ पे साइन को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि सिस्टम ने हीट रिलीज़ की है, ऐसा कहा गया है। अ सिस्टम रिलीजेस हीट ऑफ 125 किलो जूल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू माइनस 125 किलो जूल। इतनी हीट रिलीज़ कर दी गई है। अब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ नॉट डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। और ये भी मैंने पहले कहा था कि जब वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम रहेगा तो वर्क विल बी निगेटिव। सो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है दैट इज़ कितना हो रहा है? ये वर्क डन इज़ 104, सो माइनस 104 किलो जूल। सो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे पूछा गया है। सो हमारे पास अगेन वी हैव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। सो इट इज़ माइनस 125 माइनस 104। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है माइनस 125 प्लस 104, सो इट इज़ अराउंड माइनस 21 जूल। ये आपका यहाँ पे आंसर है। अगेन उन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दी है, बट
ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो निगेटिव है। और इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है उस सिस्टम की वो डिक्रीज हो रही है। अब इसको इस सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो कुछ इस प्रकार से है कि मैं एक बता देता हूँ, एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। और हमने क्या किया, अब इस पिस्टन को नीचे पुश किया। पिस्टन को नीचे पुश करने का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो पिस्टन को जैसे हमने नीचे पुश किया, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। और आपको पता है कि जब आप ये वर्क करते हो सो दैट वर्क इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इन दिस केस इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। हुआ ये है कि उसी वक्त जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, ये बॉटम हीट हुआ। हीट जो है तो बेसिकली कुछ तो है, ऐसा सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है अभी कि ये सिस्टम ने उतनी हीट 125 किलो जूल ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ कर दी। तो उतनी हीट रिलीज़ कर दी है तो वो है आपकी Q। और जो वर्क डन है ये गैस को कंप्रेस करने के लिए जो वर्क हुआ है इस पे, दैट इज़ 104 जूल। सो ये वर्क जो है वो माइनस इसलिए है क्योंकि गैस कंप्रेस हो रहा है, ये भी हमने देख लिया है। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, सो दैट्स व्हाई वर्क डन इज़ निगेटिव। और अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आप देख सकते हो कि जितना हमने वर्क किया है उससे ज़्यादा हीट जो है वो सिस्टम बाहर रिलीज़ कर रही है। यानी बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। वो साइकिल पंप का जो एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा एनर्जी बाहर एमिट कर रही है। सिस्टम में ऑलरेडी कुछ इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे। इस बात पे ज़रा ध्यान दो। सिस्टम में ऑलरेडी कुछ इंटरनल एनर्जी है, उसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़नी चाहिए थी, बट सिस्टम ने क्या किया, अपनी खुद की ही कुछ और एनर्जी रिलीज़ कर दी। सो 104 किलो जूल जो थी वर्क डन जो हुआ है, और इतनी हीट जो है वो रेडिएट किया, आई मीन बाहर, सॉरी रेडिएट नहीं होगी, एमिट कर दी है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। एंड ऑफ कोर्स द टेम्परेचर विल बी लेस दैन इनिशियल टेम्परेचर, ये भी याद रखें। तो ये एक सिस्टम यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो ये इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। दैट्स इट। अभी हम देखते हैं आगे क्या है। सो आगे अभी कुछ खास ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है। आगे के जो न्यूमेरिकल्स उन्होंने दिए वो कैरनोट इंजन वगैरह वगैरह, तो ये पार्ट अपना शुरू होने का है अभी थी। सो अभी हम एक काम करते हैं, कुछ और एक प्रोसेस आपके बुक में एक्सप्लेन की थी, वो थी साइक्लिक प्रोसेस। इससे पहले वाले क्लास में मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताई थी, बट एक साइक्लिक प्रोसेस का उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन जैसा कुछ तो दिया है और उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन है, और वो बहुत ही गलतियाँ वहाँ पे नज़र आ रही है। तो पहले हम वो गलतियाँ क्या हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस गो टू द साइक्लिक प्रोसेस। तो ये इस तरह से एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही है साइक्लिक प्रोसेस की। और एग्जाम्पल 4.8 ये यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 95 पे। गलतियाँ क्या है वो ज़रा निकाल लेते हैं पहले। देखो एक स्टेटमेंट वहाँ पे दिए, बॉक्स का जो एग्जांपल है उन्होंने जो बोला है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। द टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस शोन इन फिगर 4.19, यानी ये फिगर इज़ -1000 जूल। वर्क जो है वो निगेटिव आ रहा है, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जो है वो निगेटिव आ रहा है। What does the negative sign mean? What is the change in internal energy and heat transfer during this process? Change in internal energy तो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हमने कल ही देखा था, आई मीन पिछले वाले क्लास में देखा था कि अगर प्रोसेस जो है सिस्टम को उसकी इनिशियल स्टेट पे लाती है तो देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। What will happen when the direction of cycle is changed? पहले तो उनकी जो डायरेक्शन है वही गलत हो गई है, पूरा उन्होंने नंबरिंग जो है वो भी उल्टा सीधा कर दिया है, यानी डिस्कशन में कुछ और है और डायग्राम में कुछ और है। तो ये जो करेक्शंस मैं बता रहा हूँ वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में करने हैं ताकि ये फिर क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो पहली स्टेटमेंट है, वर्क डन इन द प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी
from A to B along path 2 is given by area under this. In this process volume is increasing, therefore work done is positive. तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जो बढ़ रहा है सो उन्होंने A to B लाया है इस सिस्टम को. तो A to B एग्जैक्टली कैसे लाया, यहाँ से ऐसे लाया है या यहाँ से ऐसे आया है. अब उन्होंने जो एरो दिए हैं उनको अभी फ़िलहाल साइड में रख दो. उन्होंने जो एरो दिए हैं उनको अभी ज़रा साइड में रख दो, अभी उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो एरो गलत हो गए हैं. ठीक है. वर्क डन इन द प्रोसेस फ्रॉम B to A, फिर से B to A गया अलॉन्ग पाथ 1. तो जो पहला एक्सपांशन था उनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग, देयरफॉर ये एक्सपांशन जो था वो अलॉन्ग पाथ 2 पे था. ठीक है. उनके हिसाब से मैं ये उनके नंबर्स बता रहा हूँ जो उन्होंने दिए हैं. और ये वर्क डन इन प्रोसेस फ्रॉम B to A, वापस B to A जा रहा है, यानी यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा. पहले एक्सपांशन हुआ तो बाद में कॉम्प्रेशन हो रहा है. इट इज़ अलॉन्ग पाथ 1. ठीक है. तो अब आगे का डिस्कशन देख लेते हैं क्या है. द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल फ्रॉम A to B अलॉन्ग पाथ 2 एंड फ्रॉम B to A अलॉन्ग पाथ 1 इज एरिया इंक्लोज बाय द क्लोज लूप. हाँ, ये बराबर है कि जो टोटल वर्क डन है इन दिस प्रोसेस दैट इज़ नथिंग बट ये जो लूप है इसका एरिया हो जाएगा. टोटल वर्क डन इज नथिंग बट एरिया इंक्लोज्ड बाय दैट लूप. अब ध्यान से देखो आगे क्या लिखा है उन्होंने. This is the difference between the area under the curve 1 and that under curve 2. Since area under curve 1 is negative and larger than area under curve 2. अब यहाँ पे उनकी गड़बड़ हो गई. सो एरिया अंडर कर्व 1, अब उन्होंने किसको 1 कहा है, इसको उन्होंने 1 कहा है. सो इट शुड नॉट बी 1 ये है, और जो 2 है वो ये है. अब बराबर है. सो एक्सपांशन के लिए जो नंबर 2 है वो ये देना चाहिए, और कॉम्प्रेशन के लिए जो नंबर 1 है वो ये देना चाहिए था, और यहीं पे उनकी गलती दिखाई दे रही है. सो एक्सपांशन फ्रॉम A to B, इसको 2 नंबर एज़ पर देयर डिस्कशन जो मुझे लगता है यहाँ पे कि जो नंबरिंग यहाँ पे देना चाहिए था तो इसको 2 देना चाहिए था और इसको 1 देना चाहिए था, तभी ये जो उन्होंने लिखा है ये बराबर है. अब क्या है देखो, सिर्फ मैं लेता हूँ, अब इसको फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. अब अगर मैं एरिया अंडर कर्व 1 लेता हूँ, सो एरिया अंडर कर्व 1 जो है वो ये है, एंड एरिया अंडर कर्व 2 जो है वो ये है. तो ऑब्वियसली एरिया अंडर कर्व 1 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व 2. ठीक है. सो कर्व 1 यानी ये जो है इट इज़ कॉम्प्रेशन, और कॉम्प्रेशन यानी वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम. गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम. इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस ये जो वर्क है ये आपका निगेटिव आएगा, और यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, ये A है ये B है. ये ग्राफ यहाँ ज़रूरी नहीं है. सो ये B to A जो कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन में वर्क निगेटिव रहेगा क्योंकि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और एक्सपांशन में वर्क जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वाला ग्राफ अगेन A to B. अब मुझे बताइए कौन सा एरिया ज़्यादा रहेगा. ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस. अब ये एरिया यानी ये वर्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वर्क, और ये निगेटिव है, और ये यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे गैस एक्सपांड हो रहा है. इसका मतलब है कि सिस्टम इज़ डूइंग वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम. क्यों वर्क डन ऑन द सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेशन है. ठीक है. और यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है.
सो वर्क डन बाय द सिस्टम। ये डिफरेंस पहले आपको क्लियर समझना ज़रूरी है। सो यहाँ पे वर्क निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी आर गोइंग टू राइट साइड, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, इसलिए वर्क आपका पॉजिटिव रहेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वर्डिंग्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम ये निगेटिव रहता है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव रहता है बट इसकी वैल्यू कम आ रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। और इसीलिए जो टोटल वर्क है वो आपका टोटल वर्क जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। ये उनको यहाँ पे बताना था। आई थिंक अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। नंबरिंग उनकी चेंज हो गई है, अब नंबरिंग चेंज कर दो, बाकी डिस्कशन अपने आप वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव है, और वर्क डन निगेटिव है, और ये जो है इन दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो तो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम वापस से उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे पहले थी। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। सो Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। सो यहाँ पे डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू -1000। जो इस उन्होंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वर्क डन जो है वो निगेटिव आ रहा है। निगेटिव क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए टोटल वर्क डन जो रहेगा वो निगेटिव ही रहेगा। टोटल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ में हमें पता चल जाएगा कि दिस एरिया माइनस दिस एरिया, दिस एरिया माइनस दिस एरिया इज इक्वल टू दिस शेडेड रीजन। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। ठीक है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। अब लास्ट में एक कंक्लूजन दिया है, द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द प्रोसेस गोज अराउंड द साइकिल। इसको आप ना अंडरलाइन करो, मार्क करो पेज नंबर 95 पे, जो मैं इस बॉक्स में जो एक इन्फॉर्मेशन दी है, पूरा एक एग्जांपल 4.8 जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आई होप अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे आपको ये पता चल गया है कि वर्क डन यहाँ पे निगेटिव आएगा। और जो चीज़ यहाँ पे मेनली आपको मार्क करनी है वो कुछ इस प्रकार से है, जो लास्ट की 4-5 लाइन से वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसे आपको कंपलसरी मार्क करना है। द टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज पॉजिटिव इफ द प्रोसेस गोज राउंड द साइकिल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज निगेटिव इफ द प्रोसेस गोज राउंड द साइकिल इन काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएगा तो वर्क डन जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। और जो हमारी इस केस में हो रहा है, देखिए आपका जो साइकिल है वो पहले ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे अगर रोटेशन हो रहा है आपका, तो यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि वर्क डन इज निगेटिव। W is negative if cycle is anti-clockwise. Work done is positive if cycle is clockwise. ये आप याद रखो, क्योंकि सिंपली एक एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, सिंपली एक ऐसा ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा चेक वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो और नन ऑफ दिस। ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई है ये आपको यहाँ पे काम में आ जाएंगी। तो अगर ऐसी केस है तो वर्क डन अगर निगेटिव आता है तो इसकी अपोजिट वाली केस रहेगी तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर वो भी डिस्कस करना है तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी इंटरचेंज कर लेते हैं। तो मुझे अगर क्लॉकवाइज बनाना है साइकिल, तो क्लॉकवाइज साइकिल यानी अब ये हो जाएगा, तो अभी हम देख सकते हैं कि द साइकिल इज़ नाउ क्लॉकवाइज। मैंने बस एरोस की डायरेक्शन अपोजिट कर ली, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अब हम देख सकते हैं कि अब अगर ये ऐसा है तो अब देखो नाउ हियर अगेन A to B जा रहा है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो,
वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। अब ये छोड़ दो, ये मैंने पहले केस के लिए लिखा था, और अगर आप इसको मैं भी आपको एरोस चेंज करने पड़ेंगे, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो यहाँ पे वर्क डन निगेटिव रहेगा। सो रिजल्टेंट जो एरिया रहेगा दिस माइनस दिस, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, और इसीलिए आपका जो वर्क डन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो ये एक कंक्लूजन था जो इस ग्राफ से और इस डिस्कशन से हमें पता करना था। आपको जो चेंज करना है वो उन्हें बता दिया था कि बस ये नंबरिंग जो उन्होंने दिया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, जो डिस्कशन हो गया उनका वो गलत हो गया, तो उसे आप बस चेंज कर दो, बाकी डिस्कशन बाकी बराबर है। ये जो नंबरिंग है 1 2 उसको आप रिवर्स कर दो, तो वो डिस्कशन जो उन्होंने इस बॉक्स में किया है वो अपने आप वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और छोटा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, वो है एग्जाम्पल 4.9। तो एग्जाम्पल 4.9 ज़रा देख लेते हैं, पेज नंबर है 96 पे वो दिया है। एक एग्जाम्पल 4.9 दिया है पेज नंबर 96 पे, और उन्होंने बेसिकली दिया क्या, उन्होंने एक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया, एक साइक्लिक प्रोसेस है। हम देख सकते हैं एक पूरा लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है, बट यहाँ पे पीवी डायग्राम नहीं दी है उन्होंने। यहाँ पे जो डायग्राम दी है वो है वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, और उनको अभी ये चाहिए कि यू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम इनटू प्रेशर वॉल्यूम पीवी डायग्राम। तो हमें पीवी ग्राफ बनाना है यूजिंग दिस, ये उनको चाहिए। तो अभी हम कैसे बढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, उन्होंने डिस्कशन भी बहुत सिंपल तरीके से किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। तो देखो सबसे पहले शुरू कहाँ से हो रहा है, ए बी सी ए। सो ए टू बी जब जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और वो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। लेकिन वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टी ये कब होता है, यस हमें पता है ये कब होता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ प्रेशर इज़ कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे P जो है वो कांस्टेंट है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम A टू B, ठीक है। अब B टू C जाते हैं, तो B टू C जब हम जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेचुरली वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम कम हो गया तो प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा। सो यहाँ पे फ्रॉम B टू C हम देख सकते हैं टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर प्रेशर is also decreasing। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये था B टू C। अब C टू A में देखो तो C टू A में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ध्यान से देखो C टू A में क्या हो रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रहा है, C टू A वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो बात होगी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस की। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का तो ग्राफ हमें पता है। सो C2A मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ यहाँ पे, C2A जो हो रही है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम PV डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सो प्रेशर वॉल्यूम, हाँ जी, तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P कांस्टेंट है, A टू B P कांस्टेंट है, तो ये अगर पॉइंट A है और P कांस्टेंट है और वॉल्यूम आप देख सकते हो बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक मिनट दे दो, मुझे लाइट गई है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऐसी लाइन हमें मिलेगी, देखो ध्यान से, A टू B, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो A टू B जो है ये ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आ गए हम A टू B। अब B टू C जाना है हमें,
B2C में हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर यानी यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी B2C। एंड फाइनली कि अभी C2A जो जाना है हमें, देखो ये B2C में फिर से बता रहा हूँ, B2C में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, और अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, इसलिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन रहेगी। अब C2A जाना है, C2A यानी मैंने पहले बताया कि इट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी इट इज़ आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस। सो ये हो गया आपका C2A कर्व, क्योंकि आपको पता होगा आइसोथर्मल कर्व कैसा रहता है, तो ये एक बॉयल्स लॉ ओबे करता है। सो इस तरह का ग्राफ हमें वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये कन्वर्ट करके दे दिया है VT ग्राफ को PV ग्राफ में। आई होप ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।